गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैभव, आवाज जा रही है बाबू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू, आवाज आ रही है? यस। रिकॉर्ड हो रहा है क्या है? शायद चलिए, रिकॉर्ड रहेगी, हो सकता है शायद बाद में किसी काम आ जाए। वैभव, आवाज आ रही है बच्चा? वैभव साउंड से कनेक्ट ही नहीं हुआ अभी। सर तो हाँ बाबू बोलिए। आज कोचिंग पे अभी है, कुछ कोचिंग पे है कि रूम पे ही है अपने? नहीं, रूम पे है। वही तो, आज बहुत ज्यादा कोहरा भी है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। विकास, ये वैभव को अगर आप मैसेज कर पाएंगे, नंबर है क्या उसका आपके पास? नहीं सर, मेरे पास किसी का नंबर नहीं रहता है, हेलो। फिर भी कोशिश करता हूँ। इससे मैसेज कुछ कर सकता हूँ सर, डायरेक्ट वैभव को। वैभव, ये अभी अभी भी रिप्लाई कनेक्ट नहीं नहीं है, हुआ ऑडियो से। अभी रिप्लाई नहीं हुआ। वो कनेक्ट है सर, सिर्फ वॉइस कनेक्ट नहीं कर रहा है। विकास, आवाज जा रही है मेरी? यस सर। वैभव, आवाज जा रही है बाबू? क्या करें, हम लोग कंटिन्यू करें फिर? यस सर। हम तो एक बार पीडीएफ पुराना खोल लेते हैं, आप लोग टॉपिक्स को देख ले, जो टॉपिक रिवाइज करना है हम लोग थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और फिर उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। वैभव को मैसेज किया, वो नहीं रिप्लाई दे रहा है सर। हाँ ठीक है, हम लोग जितना कर सकते हैं उतना किए। और बाकी पता नहीं, वो ऑडियो से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है शायद, इधर दे नहीं रहा ऑप्शन। कनेक्ट किया ही नहीं होगा, हाँ, ये भी हो हो सकता सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम। साइड में पेज भी। है। ठीक है, आज विजिबिलिटी कुछ ठीक है? यस सर। ठीक है, हम लोग कल यहीं से स्टार्ट किया था ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमने 3 स्टेट पढ़े थे, कंबस्टन, स्लो कंबस्टन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कंबस्टन में क्या होता था, कोई भी अल्केन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन होके रिएक्शन एवरेज स्पीड से होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता था। इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। मीथेन के लिए 802 था, 0.5 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल से H4 जलाने पर हमें इतनी एनर्जी मिलेगी। इन द सेम वे अगर हम मीथेन को जलाए तो नियरली 2856। प्रोपेन जलाएंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा। ये वैल्यूज हमें याद नहीं रखनी है, बस ये बताया गया है कि ये कितना कंबस्टिबल है, कितनी आसानी से जलते सर हैं। हाँ। वैभव को आपकी आवाज नहीं जा रही है, क्योंकि अभी उसका वॉइस कनेक्ट नहीं है, मैसेज किया। हाँ, वो खुद करने उसको बताया, जैसे आप कनेक्ट किए हैं ना,
Yes, sir. वैसे वो उसमें कनेक्ट ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा स्लो कंबस्टन। फिर हमने क्या किया, कंबस्टन को रिएक्शन को स्लो कराया गया ताकि हम देख सके ये हमारा कोई भी अल्केन डायरेक्ट CO2 और H2O में कैसे कन्वर्ट होता है। वहां पर जब देखा गया तो क्या पता चला कि पहले कोई भी अल्केन अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड में, वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। ये रिएक्शन सबको समझ में आ गई थी। एक बार और बता दे ये रिएक्शन। नो सर, समझ में आ Yes. गया। ये आ गया था ना। ये देखिए मीथेन जब एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन होगा तो ये कन्वर्ट होकर बनाता है CH4O। ठीक है, इस CH4O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OH, ताकि हमें अल्कोहल ग्रुप आराम से दिख जाए। सही है। फिर इसके रिएक्शन हमने एक और ऑक्सीजन एटम से कराया तो हमें मिलता है CH3OHO, यही मिलेगा। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो हम क्या लिख सकते हैं, CH2OH का होल ट्वाइस। देखिए सेम चीज लिखी हुई है। ये क्या होता है ना, अनस्टेबल होता है, दिस इज अनस्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, ये वाटर के फॉर्म में एक मॉलिक्यूल रिलीज करेगा, यानी कि यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देंगे। देखिए इसमें कुल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, जिसमें से 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया, यानी कि 1 ऑक्सीजन बचेगा और एक क्या हो जाएगा, CH2O। CH2O को थोड़ा सा और अरेंज करके हम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, HCHO। ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ हाइड्रोजन लगा है जिसका नाम क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखें ये फॉर्मल्डिहाइड में वापस से एक ऑक्सीजन को हम अटैच करेंगे और ये बन जाएगा HCHO। ये पहले से था, एक ऑक्सीजन और आ गया। इसको भी अरेंज करके लिखे तो क्या लिखेंगे हम, HCOOH। ये क्या हो गया हमारा पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके साथ लगा हमारा हाइड्रोजन। अब इसमें वापस एक ऑक्सीजन को अटैच करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, HCOOH और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। इसको अरेंज करते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन अगर एक साथ लिखे तो क्या लिखेंगे हम, H2O वाटर। हाँ, और ये देखिए जो बचा रखे इनको एक साथ लिख लेंगे, क्या बन जाएगा, CO2। यानी कि ऊपर की रिएक्शन में जब एवरेज स्पीड से हो रही थी मुझे डायरेक्ट बताया गया कि CO2 और H2O मिलता है। नीचे जब रिएक्शन को स्लो करके देखा गया तो पता चला कि कोई भी अल्केन पहले अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, फिर एल्डिहाइड में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में, और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है। आपको ये सब याद रखना है कि जैसे स्पीड फास्ट होती है रिएक्शन की, हमें ये जो बीच के रिएक्शंस के स्टेप्स हैं वो नहीं दिखते, वो हमें स्लो करके देखना पड़ता है। राइट, ये क्लियर हो गया था, आगे बढ़े। यस वैभव ऑडियो से कनेक्ट हो गया क्या? यस, अभी कनेक्ट हुआ मैसेज की। ठीक है, वैभव आवाज जा रही है बाबू? यस सर। गुड। देखिए कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यहाँ पर हमने देखा था कि अगर हम कैटलिस्ट को बदल दें तो रिएक्शन की स्पीड बदल जाएगी, क्योंकि हर कैटलिस्ट का अपना एक नेचर होता है। हमारे पास 3 कैटलिस्ट थे, कॉपर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड और मैंगनीज एसीटेट। जब हम मीथेन के रिएक्शन ऑक्सीजन यानी कंबशन रिएक्शन कराया हम इससे कॉपर के प्रेजेंस में, हमने कुछ कंडीशन रखी थी जैसे कि प्रेशर 100 atm है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। तब यहां से हमें क्या मिला था, CH3OH। ये कैसे बना अभी आप देख लें, CH4O2 का एक एटम ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाता है CH4O, और इसी CH4O को हम अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, CH3OH। तो ये बन गया हमारा अल्कोहल। ये पीछे वाले रिएक्शन का पहला स्टेप था। ठीक, वहीं पे अगर हम O2 का रिएक्शन मोलिब्डेनम ऑक्साइड के कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज करें, यानी टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस रखें, प्रेशर 200 atm, तो उस केस में क्या बनेगा, ये जो CH3OH है ये वापस से तुरंत कन्वर्ट होकर किसमें बन जाता है, HCHO। ये होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड। ये कैसे बना होगा, CH3OH में एक ऑक्सीजन और ऐड हुआ होगा, ये बन गया होगा CH2OH का होल ट्वाइस, और फिर यहाँ से मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाला होगा क्योंकि ये अनस्टेबल था, तो ये बन गया होगा CH2O, और इसी को मैंने अरेंज करके लिखा है HCHO। यानी कि ये जो डायरेक्ट कन्वर्जन हुआ ना, यहाँ पर एक ऑक्सीजन और अटैच हुआ होगा।
समझ आता है? फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। आप ध्यान से देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मेरा जो कैटलिस्ट था ना कॉपर था, यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो क्या है हमारा, मोलिब्डेनम ऑक्साइड है। अभी एक कैटलिस्ट और है हमारे पास, दैट इज मैंगनीज एसीटेट। अगर हम हायर अल्केन्स ले लें, यानी नंबर ऑफ कार्बन को क्या करेंगे, ज्यादा बढ़ा दें, तो उस केस में हमारा जो हायर अल्केन होता है वो मैंगनीज एसीटेट के कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमें क्या देता है, डायरेक्ट फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कल हमने देखा था जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं दे आर आल्सो नोन एज फैटी एसिड। यानी कि जो अभी हमें मिला था फॉर्मल्डिहाइड पीछे HCHO, इसमें वापस से एक ऑक्सीजन एटम को और अटैच करें तो ये हो जाएगा HCHO और एक नया वाला ऑक्सीजन। इसको थोड़ा सा अरेंज करें तो क्या बनता है, HCOOH। हाँ, ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन समझ में आ गई? यस। चले आगे देखते हैं। उसके बाद था अल्केन्स। अल्केन्स जनरली कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे वो पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 क्यों ना हो, वो उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता। रीजन, अल्केन्स आर वेरी लिस्ट रिएक्टिव, इसलिए इनको हम क्या कहते थे, पैराफिन्स। याद है? अल्केन्स जनरली किसी के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, हमें रिएक्शन कराने के लिए कंडीशन को बदलना पड़ता है, तो ये रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन वही अगर हम 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो वो रिएक्शन करके क्या कन्वर्ट करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, कुल 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन है। आइसो कंडीशन में इसलिए आइसो ब्यूटेन। ये वाला जो कार्बन है वो 1 डिग्री है, ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया हमारा 1 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, यानी ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से, और ये कार्बन क्या है हमारा 3 डिग्री, 3 डिग्री। ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया 3 डिग्री। जब 3 डिग्री हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन अटैक करता है तो वहां पर रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है, और वो क्या कन्वर्ट करके बनाएगा, O के साथ H को कंबाइन कर देंगे, क्या बना लेगा, OH, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये 3 डिग्री है इसलिए हमने इसको नाम लिखा है टर्सरी। 4 कार्बन है, ब्यूटाइल, और क्या है यहाँ पे, एल्कोहल है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट था ना यहाँ पर, नेक्स्ट पेज देखें। Yes, sir. थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तो समझ में आ गया था सभी को। इसमें हमने Yes, क्या sir. किया था, हायर अल्केन्स को जब हमने हीट किया तो क्या किए, वो टूट गए, राइट। उसी को हम बोलते हैं पायरोलिसिस। पायरो का मतलब ब्रेकिंग डाउन, सॉरी पायरो का मतलब हायर अल्केन्स, और लिसिस का मतलब ब्रेकिंग डाउन। जब हम ब्रेकिंग डाउन कराते हैं किसके, हायर अल्केन्स का, तो ये टूट के हमें क्या देते हैं, लोअर अल्केन्स। इसी प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, या हम इसको पायरोलिसिस कहते हैं, या एक और नाम हमने सीखा था जो कि सिंपल था, दैट इज क्रैकिंग। क्रैक हमारा इंग्लिश का टर्म है ना, क्रैक। जब कोई भी चीज हम उस पर हैमर या कुछ चलाते हैं तो थोड़ा सा चिरक जाता है ना, उसको क्रैक, वो टूटने की कंडीशन में आ जाता है। क्रैकिंग का जनरली हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि हायर अल्केन्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है, राइट। तो उसको बॉयल करना बहुत ही टफ होगा, तो टेम्परेचर इतना जब मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हम हायर अल्केन्स को तोड़ देते हैं लोअर अल्केन्स में, और फिर उसके बाद हम आराम से उसको यूज कर पाते हैं। ये कुछ उसके पॉसिबल कंपाउंड्स हम लोगों ने कल बनाए थे। हाँ, नेक्स्ट देखिए हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हम लोग पढ़ लिए थे या नहीं? एप्लीकेशन हमने क्या कहा था, ये इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज होते हैं। रीजन क्या है, पढ़े थे। हाँ ये हम लोग पढ़ लिए थे, क्योंकि जब हमारे पास हायर अल्केन्स मिल जाते हैं, जब उनको बॉयल नहीं कर पाते, उतना टेम्परेचर गेन करना मुश्किल हो जाता है, तो हम उनको तोड़ देते हैं। हमने एक एग्जांपल भी लिया था C12 2 डेकेन का, वो टोट के हमें क्या दे जाता, पेंटेन और हेप्टेन। हाँ, ये सीखना था आइसोमेराइजेशन। वैसे तो हम लोग ये भी पढ़ लिए थे आइसोमेराइजेशन,
बट जो लोग हैं उनमें से कोई है जिसको लगता है मैं ये इसको एक बार फिर से बता दूं? नो सर, ठीक है। हाँ, आई थिंक कल आस्था थी ना जिससे थोड़ी सी दिक्कत थी, हम्म। वो तो आई ही नहीं अभी। तो ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइसोमराइजेशन के बाद एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में कोई दिक्कत? यस सर, इसको बताइए। हाँ, देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने क्या सीखा था कि कोई भी कंपाउंड को साइक्लिक एरोमेटिक बनने के लिए पहले तो एक बेंजीन होना चाहिए उसमें, यानी कि 6 कार्बन वाले होने चाहिए। 6 से कम पे हमारा एरोमेटिसिटी पॉसिबल नहीं था। हम लोग देखे थे, साइक्लोप्रोपेन देखा यस था हम सर। लोगों ने, वहां पे नहीं हुआ था। ब्यूटेन देखे, वहां पे नहीं हुआ। पेंटेन में भी नहीं हुआ। ये हेक्सेन में आने के बाद हुआ, यानी कि जब ये बेंजीन होगा तो इसमें एरोमेटिसिटी होगी। इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने, 2 4 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। एरोमेटिक है। तो पहला कंपाउंड एरोमेटिक बना। तो देखिए हम अगर 6 से कम कार्बन लेंगे तो कभी भी उसका एरोमेटाइजेशन यानी उसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। अभी हमने देखा कि कम से कम 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया अल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर कार्बन, मतलब 6 से कम नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि 6 से कम हो जाएंगे तो उनका हम एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बना सकते। कल हमने डिस्कस भी किया था। विवाह, इतना काफी है, मैं फिर से बताऊं कैसे नहीं बनते हैं। हाँ, बताइए सर। हाँ ठीक है। चले, सबसे कम नंबर का अगर साइक्लिक रिंग बनाए तो कौन सा बनता है? प्रोपेन, प्रोपेन। क्योंकि साइक्लिक इसलिए हम इसको साइक्लोप्रोपेन बोलेंगे। अब इसमें कहीं एक हम पाई बॉन्ड लगा दें, मान लीजिए यहाँ पर। तो देखिए ये डबल बॉन्ड, हाँ। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। क्या ये हाँ। पूरा स्ट्रक्चर कैनोनिकल है? कैनोनिकल का मतलब फुल्ली नहीं। कंजुगेटेड है? पूरे नहीं। सिस्टम में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं? नहीं। नहीं, यानी कि सिंगल। ये हमारा एरोमेटिसिटी में काम ही नहीं आ सकता। ये तो बन गया हमारा नॉन एरोमेटिक। यस सर। वही हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो एक हमने यहाँ लगा दिया, एक हमने मान लीजिए यहाँ लगा दिया। ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है। वन, सॉरी, यस डबल सर। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यस। डबल बॉन्ड। ये पूरा डबल सिस्टम बॉन्ड। कंजुगेटेड तो है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। 4 है। तो क्या ये एरोमेटिक हुआ या एंटी एरोमेटिक? एंटी। एंटी, यानी हम इसको भी चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कौन आता है फिर? एरोमेटिक। साइक्लोपेंटेन का। 4 हमने देख लिया, अब यस हम सर। 5 का बना के देखते हैं। तो देखिए 5 के लिए 1 2 3 4, कैसे बनेगा 5? चलिए कोई नहीं, ऐसे बना देते हैं 5। ठीक है, ये हाँ। 5 है। इसमें आप सोचिए कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा दिया, फिर एक और छोड़ के हाँ। यहाँ लगा दिया हमने। क्या हम इन दोनों में भी कहीं लगा सकते हैं क्या पाई बॉन्ड? सोचिए, नो सर। यहाँ या यहाँ लगा सकते नहीं हैं? नहीं ना। सर। तो फिर देखिए यहाँ से डबल नहीं। बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कंजुगेटेड है यानी रेजोनेंस होगा। फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखिए 2 बार सिंगल बॉन्ड आ गया ना, ये नहीं है। यानी कि ये क्या है हमारा? नॉन एरोमेटिक। नॉन। यस हाँ, सर। जब ये एरोमेटिक ही नहीं है तो इसमें भी हमारा कोई प्रोडक्ट बनने का चांस नहीं है। अब हमारा नहीं कौन है। बचा? साइक्लोहेक्सेन, यानी कि 6 नंबर वाला कार्बन। 6 वाले में तो बनता ही है। अभी हम लोग बनाए थे हम्म। किसको? बेंजीन। बेंजीन को। बेंजीन। एक यहाँ लगा दे, एक यहाँ लगा दे और एक यहाँ। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। पूरा सिस्टम कंजुगेटेड है, पूरा है। सिस्टम साइक्लिक भी है। उसके बाद यस नंबर सर। ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 है, 6 यानी कि कंपाउंड क्या हो गया हमारा? एरोमेटिक। एरोमेटिक। यानी कि मुझे सबसे पहली चीज तो ये सीखना होगा कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम 6 कार्बन चाहिए। ये समझ में आया सभी को? यस जब ये सर। 6 से कम है, हमने सारी पॉसिबिलिटी चेक की, कहीं भी नहीं बन रहा था। ये चीज यहाँ लिखा गया अल्केन्स कंटेनिंग 6 और मोर, कम से कम 6 हो या 6 से ज्यादा हो तब बन सकता है। अब हमारा ये जो है ना हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसमें 6 कार्बन है तो यही बेंजीन बन जाएगी ये वाली। यस सर। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला देखिए क्या होगा? C6H6।
हाँ बेंजीन का तो याद ही होगा, नहीं याद है तो देख ले। ये 3 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 हर कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन, तो 6 कार्बन और 6 यस हाइड्रोजन। सर। अच्छा, हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे यहाँ देखे, 14 थे ना हाइड्रोजन, देखे 14 थे। आपने यूज कितने किए, सिर्फ 6, यानी कि 8 हाइड्रोजन के एटम्स अभी बचे होंगे, जिनको हम कैसे लिखेंगे, यस सर। 4 मॉलिक्यूल 4s2। ऑफ हाइड्रोजन, यानी 4s2। 4h2। देखिए यही प्रोडक्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा गया है। ये समझ में आया अभी आपको? यस सर। ठीक। यस सर। अब नेक्स्ट हमें देखना है हेप्टेन का। देखिए हेप्टेन क्या होंगे, C7H16, इसके लिए भी एक बेंजीन तो होना ही चाहिए कम से कम। यस सर। ये हो गया मेरा बेंजीन कंजुगेटेड सिस्टम। अब देखिए बेंजीन जब हम यूज किए तो इसमें कितने कार्बन है, 14। 6। सॉरी कार्बन के 6 नंबर का। 6 है, लेकिन हमारे पास एक कार्बन और है। हम प्रोडक्ट में हाइड्रोजन तो निकाल सकते, साइड प्रोडक्ट में कार्बन तो निकाल नहीं सकते, तो फिर कार्बन क्या करें, फेंक दे, नाराज हो जाएगा। नहीं, तो फेंकेंगे नहीं, उसको कहीं इसी में अटैच करना होगा। हमारे पास बहुत से ऑप्शन है, ये 6 वो ऑप्शन है, ऐड चेंज आप जहां कर कहें वहां ऐड कर दे। हम मान लीजिए मैंने यहाँ ऐड कर दिया, तो अभी भी कार्बन नाराज है, पूछिए क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही इसकी। ये समझ में आ रहा है आपको? ये कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसको यस और सर। हाँ 3 सेम बॉन्ड। हाइड्रोजन। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए पहले हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे। इसमें कितने कार्बन है, 7, 6 तो रिंग में, एक यहाँ। हाइड्रोजन काउंट करें, 1 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं? है, एक है। एक है? नहीं सर। नहीं है। ये जो नहीं। डबल बॉन्ड बनाया गया है यहाँ पे, एक्चुअली यस डबल सर बॉन्ड डबल कंडीशन है बॉन्ड ना, है। तो 1 2 3 हाँ 4 बॉन्ड तो एक खुद ही कार्बन बना लिया, यानी इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो 5 और 3 यहाँ पे है क्या, 8। 8। हाँ 8। अब बताएं कितने हाइड्रोजन बच गए, कितने थे हमारे 8। पास, 16 थे ना? 16। हाँ, यानी कि 8 बच गए, तो हम क्या लिखते हैं उसको, हाँ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। 4s2। हाँ यस सर। देखिए यहाँ पे यही प्रोडक्ट बनाया गया है, एक बार इस यस प्रोडक्ट सर। को देख ले। इसका जनरल नेम क्या था, टोलुइन। समझ में आया सभी को? यस सर। हाँ आस्था आ गया बच्चा, वो नाश्ता ही है ना, सृजन है। यस सर आस्था है। आस्था। यस सर मैम। चलिए एक और क्वेश्चन, चलिए मैं आपको करा देता हूँ, थोड़ा सा और क्लियरिटी आ जाए। ऑक्टेन की C8H18 आप लोग करेंगे, मैं डायरेक्ट करूँ? यस सर मैं करूंगी। ठीक है करें यस आप। सर। हाँ ठीक है करें। यहीं पे बना दे। हाँ हाँ बना ले, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। किसी का मैसेज है, सर वी डिड नॉट हियर योर ऑडियो। वैभव के साथ बड़ी समस्या है, वैभव सुन नहीं पा रहा है, वो बच्चे बना रहे हैं। वैभव, वो मुझे भी नहीं सुन पा रहा होगा, कैसे होगा? यस सर मैं सुन रहा हूँ अभी। अच्छा करेक्ट हो गया बाबू? यस सर। हाँ ठीक है, एक्चुअली वहां पे एक ऑप्शन रहता होगा आपके लेफ्ट साइड में, प्रॉब्लम है कनेक्ट ऑडियो का, ना बाबा। यस वो एक दिन दिक्कत करता है, उसके बाद वो अपने आप हो जाएगा। चलिए आप लोग कर लिए होंगे, आइए एक बार हम लोग देखते हैं ना। देखिए 8 कार्बन है, तो पहले हो हम क्या गया बना सर। लेंगे, क्या आ गया, यस सर 6 8 1 सर। हाँ ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? तो 1 2 3 1 2 3 4 10 to C7H
+4H2 सर इसमें भी यही बच रहा है। हाँ देखिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा। ठीक है आप लोग इस पर ना लिखेंगे। सर वो इरेज नहीं होगा आपसे शायद? हो जाना चाहिए। हो जाएगा? नहीं होगा? अच्छा ये हो नहीं गया? होगा। उसको मैं ही चलो करूंगा। अच्छा चलो देखिए अब इसमें हमारे पास कितने हाइड्रोजन है, 8 सॉरी कार्बन है 8, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 18। इसके प्रोडक्ट जब Yes, हम sir. बनाएंगे पहले तो एक बेंजीन बना लेंगे। देखिए अब बेंजीन में कितने कार्बन 6, एक कार्बन मैंने यहाँ ऐड कर दिया, कितना हो गया 7। 7. अभी नीचे एक और ऐड करना है ना, कहाँ ऐड करें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, मतलब आप पोजीशन बताए ऑर्थो मेटा या कहीं भी. पैरा। हाँ कहीं कहीं भी ऐड कर सकते हैं। आप मान लीजिए यहाँ अगर ऐड हाँ. करते हैं तो ये भी CH3 बनेगा क्योंकि इसकी वैलेंस कंप्लीट करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए ही चाहिए। Yes, sir. हाँ तो इसको हम बताए क्या बोलते हैं, ऑर्थो डाइलीन। जब दो Jailin. CH3 ग्रुप अटैच हो एक Jailin. साथ तो वो बोलते हैं जाइलीन। ये दोनों की पोजीशन क्या है, ऑर्थो पे है इसलिए ऑर्थो। Yes, अगर मैं sir. इस CH3 को उठा के यहाँ लगा दूं यहाँ पर तो क्या बन जाएगा ये Beta. मेटाजाइलिन। सही है। और ये अगर यहाँ लगा दे तो पैराजाइलिन। ठीक है। Yes, sir. हाँ अब देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, ये क्या हो सर गया एक CH2 आ C8। जाएगा तो फाइनल हो जाएगा। हाँ बाबू 1 2 3 4 हाइड्रोजन 4 यहाँ पे और 3 3 6 यहाँ पे, यानी कि 10 आएंगे क्या। 8. 10. Yes, sir. हाँ सही कितने है. हाइड्रोजन बच गए देखिए ध्यान से फिर से 8। 8 8. हाँ इसको हम क्या लिख 4 देंगे H2. 4H2। 4 H2. अच्छा एक चीज और आप ध्यान दें, जितने भी एरोमेटाइजेशन आप करा रहे हैं ना उसमें एक बाई प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। आप 4H2 देखिए हेक्सेन में भी 4H2 मिला था, हेप्टेन में भी 4H2 मिला और ऑक्टेन में भी क्या मिला 4H2। अब समझ में आ गया सभी को, आगे बढ़े। यस सर। आज था बाबू आप लेट आए हो ना, आप देख लो कल का कोई टॉपिक है जो मुझे बताना है, मैं आगे बढ़ूं। यस सर। हाँ बताएं कौन सा। PDF आपको मिल जाएगी ग्रुप में, आप वहां से खोल के एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट तब आगे पीछे सुनते रहे। रिएक्शन विथ स्टीम, यानी कि H2O इन गैसियस फेज से हमें रिएक्शन कराना है, किसके अल्केन से। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो भी कौन सा कैटलिस्ट हमने लिया है निकिल। टेम्परेचर हमने लिया है लगभग निकेल 1000 डिग्री सेल्सियस, राइट। केल्विन में ये हो जाएगा 1273। अब बताएं, एक तो आपने कैटलिस्ट यूज किया, ऊपर से आपने लिया टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी या जरूरत से ज्यादा फास्ट। रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, बहुत हाँ फास्ट। बहुत फास्ट होगी, यानी कि प्रोडक्ट अचानक से और जल्दी बनेंगे। यानी कि जो CH4 अगर हम ले लें उसकी रिएक्शन H2O से कराए तो ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा और कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा CO। यहां से देखें कितने हाइड्रोजन बच गए, 2 यहाँ पर और 4 यहाँ पे, ये क्या बन गए 6, 3H2 यानी कि 3H2। और किस फॉर्म में है ये गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या होती है गैस होती है। एक चीज और, जब भी आप स्टीम से कुछ जलाने की कोशिश करेंगे, स्टीम समझ रहे हैं ना भाप, तो क्या वो चीज को पूरा जला पाएगा Yes, क्या sir. नहीं तो. नहीं। जैसे अगर हम ये कहें कि अगर हम खाना खा रहे हैं और हम स्लो स्लो खा रहे हैं, मतलब आराम से नॉर्मल स्पीड से, तो हम हर एक बाइट को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ पाते हैं, डाइजेशन इजीली हो पाता है। अगर हम वही काम बिल्कुल फास्ट करें तो क्या वो ब्रेकिंग डाउन उतनी आसानी से और अच्छी होगी नहीं. नहीं होगी। यानी कि बहुत से पार्टिकल ऐसे होंगे जो बड़े साइज में मिल पाएंगे हमें। इन द सेम वे Yes, sir. जब मीथेन की रिएक्शन H2O से कराते हैं स्टीम के फॉर्म में, तो रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि ये पूरा जल नहीं पाता। सिर्फ मीथेन नहीं, कोई भी अल्केन हो, जब उसकी रिएक्शन आप किससे कराते हैं स्टीम से, तो बर्निंग पूरी कंप्लीट नहीं होती, ये होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन, यानी कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बचा रह जाता है। बात सुन आ रही है मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं नहीं.
देखिए, जब भी आप अल्केन की रिएक्शन स्टीम से कराते हैं तो रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। बहुत फास्ट होने की वजह से ये पूरा का पूरा जल नहीं पाता, कुछ हिस्सा इसका जलता नहीं है, वो ऐसे बचा रह जाता है। इस वजह से हम इसको इनकम्प्लीट कंबस्टन कहते हैं। आप यस ऐसे सर। समझिए, जब हम खाना पकाते हैं तो हम नॉर्मल जब जलाते हैं, नॉर्मल हीट पे उसको पकाते हैं तो पूरा अच्छे से पक जाता है। अगर हम उसको जरूरत से ज्यादा हीट पे पकाएं तो क्या फिर भी वो अच्छा से पकेगा? नो सर, नो जल सर। नहीं जाएगा। पकता। दो नहीं। कंडीशन होती है, या तो वो जल जाता है जरूरत से ज्यादा, फ्राइड हो जाता है, यस या तो सर। फिर उसके कुछ हिस्से ऐसे पकता कच्चे रह नहीं जाते, है। मतलब कच्चा रह जाता है, वो अच्छे से पका हुआ नहीं होता है। सही बात है। वही चीज यहाँ यस होता हाँ है। जी सर। सर। जब अल्केन पे स्टीम का रिएक्शन कराते हैं हम, तो ये कंप्लीट कंबस्टन नहीं होता, ये इनकम्प्लीट होता है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है। इसकी अमाउंट जितना बढ़ेगी, हमारा एयर पोल्यूशन उतना ही ज्यादा बढ़ता है और डेंजरस होता जाता है। हम्म। ठीक है। क्यों हो रहा है इनकम्प्लीट, ये समझना है आपको। समझ में आया मेरी बात? रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है, इस वजह से ये पूरा जल नहीं पाता। क्या वो सिर्फ मीथेन के साथ होगा? नहीं। नहीं, वो सर इथेन के साथ भी हो सकता सर है। अगर हम एल्कीन के इथेन के साथ। साथ रिएक्शन भी हो लिखना चाहें सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे। C2H6 H2O प्लस का स्ट्रेंथ। H2O, और इस फॉर्म में अगर हम यहाँ पे G लगा दें तो हमें पता चल जाए ये क्या है, स्टीम फॉर्म में है। स्ट्रेंथ। यहाँ पे यस कैटलिस्ट सर। हमारा कौन है? निकिल। टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री। अब यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन अटैक करेंगे एक दूसरे पे, और क्या बना लेंगे? हाँ। कार्बन मोनोऑक्साइड। यस। यस और सर। क्या बनेगा यहाँ से? हाइड्रोजन गैस। अब देखिए, कार्बन के दो एटम है, तो यहाँ पे दो कार्बन मोनोऑक्साइड करें, इसको भी बैलेंस कर ले 2 से। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 8 10, यानी कि ये 5 हो जाएगा। 5 हाँ, समझ में आया सभी को ये चीज? यस सर। ठीक। आज तक बाबू आपने टॉपिक देख लिया? सर हाँ, बताया कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? सर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। सर आप पहले ही सुन गए थे क्या? हम नहीं, एक्चुअली वो बाबू कल ही हम्म। बोले थे ना, उनको कुछ चीज छूट गई थी, नहीं समझ में आ रही थी, तो इसलिए। देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें कुल 3 स्टेप में सीखना है। पहला, नॉर्मल कंबस्टन, यानी कि रिएक्शन की स्पीड ना ही बहुत ज्यादा होगी ना ही बहुत कम। आपने कोई अल्केन लिया RX, उसका रिएक्शन आपने कराया O2 से, ठीक है। उस केस में आपको क्या मिलता है? CO2 और H2O। H2O। हाँ, ये इसकी जनरल रिएक्शन होगी। यहाँ पर हम कोई भी अल्केन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इथेन लिया है C2H6, उसकी रिएक्शन आपने O2 से कराई तो देगा CO2 और H2O। इसको बैलेंस कर लें, कार्बन यहाँ 2 कर दें, हो जाएगा बैलेंस। देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो यहाँ 3 कर दें। 3 करेंगे तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4 और 1 5, तो अगर हम यहाँ पे 3 करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। क्या देखिए एक बार, बैलेंस है? नहीं, नो सर। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना। इसको बैलेंस करें, कैसे करेंगे? कर रहे हैं। दो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन।
हो गया? देखिए अगर नहीं हुआ तो ज्यादा परेशान ना हो, यहाँ पे देखिए बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 3/2 करना होगा। अगर 3/2 करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 3/2 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा, ऑक्सीजन के 3 एटम। Yes, sir. तो रिएक्शन की बैलेंसिंग देख लेंगे, ये अभी इनकम्प्लीट है ना, आप घर पे आराम से ट्राई कर लेंगे रिएक्शन की बैलेंसिंग। अब फिलहाल हमें क्या समझना था, कंबस्टन। एक बार आप वहां पर 7/2 करके देखें सही हो रहा है क्या, एक बार यस 7/2 सर, लिख वो के चेक सही करें। है। यस सर, वो सही है, मैंने किया है। 7/2 हाँ सही। हाँ तो यहाँ आप लिख ले 7/2 O2 gives 2CO2 प्लस 3H2। देखो ऑक्सीजन क्या है, 3 और 4 7। हाँ अभी सही है। 7। यस सर। ठीक है, हम पहले स्टेप में कंबस्शन में क्या सीखते हैं, हमें CO2 और H2O मिलता है जब भी हम कोई भी अल्केन जलाएंगे, उसके साथ साथ क्या मिलती है हमें, हीट। क्योंकि जब हम जलाते हैं तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस सर। ठीक, अब हमें इसी रिएक्शन में दूसरा हमें पढ़ना था स्लो कंबस्टन। अब हम इस बात को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है ना उसमें CO2 और H2O कैसे बना। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं मीथेन का। जब हम मीथेन का रिएक्शन स्लो कंबस्टन से कराते हैं, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम से, तो ये बताया हमें क्या मिलेगा, CH4O। ये बताया सही है। हाँ आस्था आपको हर बार बोलना है क्योंकि आप ही को बताया जा रहा है। देखिए CH3OH, आपको आवाज आ रही है बाबू? Yes, sir. आ रही हाँ है. ठीक है। देखिए जब CH4 और O कंबाइन होंगे तो क्या बनाएगा, CH4O। Yes, sir. ठीक है, अब CH4O को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3OH। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ रख दिया और तो यहाँ 3 बचा। देखिए एक बार ये दोनों सेम है क्या, Yes, sir. Same है. सेम है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो ये क्या है, OH। OH हमारा कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। हाँ दिस इज एल्कोहल अल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप। यानी कि हमें यहाँ से क्या मिल गया, एक एल्कोहल मिल गया। अब आगे फिर रिएक्शन कराएंगे, ये CH3OH का O से। अब बताइए क्या बनाएगा, CH3OHO बनेगा क्या, देखिए। यस सर। अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो क्या हम CH2OH का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, देखिए। Yes, sir. लिख सकते हैं. ये वाला पार्ट ना बहुत अनस्टेबल होता है, इसीलिए इसमें से H2 तो हम इसमें से क्या करेंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे ताकि थोड़ा स्टेबल बन जाए। अब बताएं यहां से अगर हम H2O निकाल दें तो क्या बचेगा, CH2O। देखिए ये वाला हिस्सा तो पूरा बच गया CH2। ये जो OH का होल ट्वाइस है, इसका मतलब वो क्या है, H2O2 है। उसमें से यस यस सर। सर। आप H2 और एक ऑक्सीजन निकालते हैं तो एक ऑक्सीजन बचा रहेगा, वो ऑक्सीजन मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ ये समझ में आया बच्चा? यस सर। चले देखें, अब CH2O वापस से कंबाइन होगा एक ऑक्सीजन से, और बताया क्या बनाएगा, CH2OO। अच्छा इस CH2O को ना मुझे अरेंज करके दिखाना था, यहाँ देखें। एल्डिहाइड ग्रुप। CH2O को मैं HCHO लिख सकता हूँ क्या, यस सर। लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान से देखिए क्या है बाबू, एल्डिहाइड ग्रुप है। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एक ऑक्सीजन हटाते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है। इसका पूरा नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। यस अब हम सर। उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो ये बन जाएगा। इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करें, देखिएगा HCOOH लिख सकते हैं क्या, कार्बन। हाँ यस सर। ये समझ में आया बच्चा आज था? Yes, sir. समझ में ठीक आया. है, ये प्रोडक्ट में देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड। Seed. हाँ हाँ। अब हम क्या करें, अगले बार फिर HCOOH में एक ऑक्सीजन एटम को कंबाइन कर दें तो देखिए क्या बनेगा, HCOOHO, यही बनेगा ना।
अब इनको हम थोड़ा सा एक साथ कर रहे हैं, देखिए हम इनको एक साथ रख दें तो हम क्या लिख सकते हैं, CO2 लिख सकते हैं ना। यस सर, यस अब सर। ये जो हिस्सा बचा है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये क्या बन जाएगा हमारा, H2O. H2O। H2O। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिला, CO2 और H2O, जो कि हमें कंबस्टन में डायरेक्ट दिया जा रहा था। तो हम दो क्यों पढ़े, हम ऑक्सीडेशन इसलिए पढ़े ताकि हमें पता रहे प्रोडक्ट क्या बनती है। फिर हमने स्लो कंबस्टन सिर्फ इसलिए किया ताकि हमें पता चले कि ये हमारा अल्केन CO2 और H2O में कन्वर्ट कैसे हुआ। पहले क्या बना होगा, अल्कोहल, फिर क्या बना होगा, एल्डिहाइड, फिर क्या बना, एक अनस्टेबल प्रोडक्ट, उसके बाद हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाता है हमारा CO2 और H2O में। वो में. क्लियर। Yes sir. ठीक है, एक और इसमें था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब हम अलग अलग जब कैटलिस्ट यूज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड भी अलग अलग होगी, इसलिए हमारा प्रोडक्ट भी अलग अलग मिलता है। हमारे पास कुल 3 कैटलिस्ट मिलते हैं, कॉपर, एक है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और एक हम यूज करते हैं मैंगनीज एसीटेट। मैंगनीज, ये ई होगा, एसीटेट। अब अलग अलग कंडीशन में हमें रिएक्शन भी अलग अलग होगी और प्रोडक्ट अलग अलग मिलेगा। अगर हम मान लीजिए मीथेन की रिएक्शन देख लें विथ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, अगर हम कॉपर कैटलिस्ट लेके कराएं हमें क्या मिलता है, बताएं आप लोग को बताया गया था ना भी पीछे, पहला स्टेप अल्कोहल मिलेगा CH3, हाँ, OH। अगर हम वहीं पे कॉपर की जगह पे क्या ले लें, ये वाला मोलिब्डेनम ऑक्साइड, हमें क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड या HCHO, एल्डिहाइड ग्रुप। अगर हम ये तीसरा वाला ले लें हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, यस सर, HCOOH। इसको हम और क्या बोलते हैं, फैटी एसिड। यहाँ पर आपको बस ये चीज सिखाने की कोशिश की जा रही है ना कि अगर मैं कैटलिस्ट बदलूं तो मेरा प्रोडक्ट भी क्या हो सकता है, बदल सकता है, बदलेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि हर कैटलिस्ट की अपनी अलग अलग स्पीड है। प्रोडक्ट बदलने का मतलब ये नहीं है कि हमें CO2 और H2O की जगह पे कुछ और मिल जाएगा, नहीं, मिलेगा CO2 और H2O, लेकिन ये वाला जब कैटलिस्ट आप यूज करते हैं तो रिएक्शन स्पीड में जाएगी, स्पीड में जाएगी तो डायरेक्ट आप फैटी एसिड पा जाएंगे। अगर आप ये वाला यूज करते हैं तो स्पीड थोड़ी स्लो होगी, यानी कि आपको पहले एल्डिहाइड मिलेगा, बाद में फैटी एसिड, बाद में CO2 और H2O। अगर आप कॉपर यूज करते हैं तो रिएक्शन की स्पीड और स्लो हो जाएगी, यानी कि आपको सारे स्टेप दिखेंगे, पहले अल्कोहल मिलेगा, फिर एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाद में CO2 और H2O। क्लियर हो गया बच्चा? यस Yes सर। sir. ठीक है, और कोई टॉपिक? नहीं. ठीक है, यूजेस ऑफ अल्केन्स, हम अल्केन्स का यूज कहाँ करते हैं, पहला पॉइंट देखें, लोअर अल्केन्स कंटेनिंग अकर एज नेचुरल गैस। हमारा नेचुरल गैस जिसे हम CNG यूज करते हैं ना, उसमें हमारा अल्केन मिलता है, लोअर अल्केन्स, यानी कि मीथेन गैस होती है उसमें। एंड लाइटर पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर यूज्ड एज फ्यूल। फ्यूल में हम किसको यूज करते हैं, डीजल, और क्या यूज करते हैं, पेट्रोल। हाँ पेट्रोल, केरोसिन भी यूज करते थे, अभी तो बहुत कम हो गया यूज, लेकिन पहले काफी यूज होता था। केरोसिन भी, हाँ केरोसिन फ्यूल में ना, फ्यूल का मतलब किसी भी चीज को जला के उससे हीट लेना, जरूरी नहीं है कि हमारी गाड़ी में ही यूज हो वो, हमको लगा कि उसी के लिए। नहीं, फ्यूल का सिंपल सा मतलब है ना कि जब हम उस चीज को जलाएं तो हमें हीट एनर्जी मिले, दैट इज फ्यूल। नेक्स्ट देखें, लोअर लो बॉइलिंग लिक्विड्स अल्केन्स लाइक हेक्सेन आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। क्योंकि जो हेक्सेन है हमारा C6H12, ये एज अ गुड सॉल्वेंट हम यूज कर पाते हैं, एज अ गुड सॉल्वेंट। रीजन क्या है, दिस इज नॉन पोलर सॉल्वेंट, दिस इज NPS, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ऐसा क्यों, हमने पीछे पढ़ा था ना फिजिकल स्टेट में, अल्केन्स आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर, यस सर। हाँ, इसलिए ये जो सॉल्वेंट है ये कैसा सॉल्वेंट होता है हमारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि नॉन पोलर है उनको डिसॉल्व करने का काम आता है। नॉन पोलर में मिक्स होते हैं और पोलर में।
नेक्स्ट देखें, हैवी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स। अब पेट्रोलियम में बहुत सी चीजें मिलती है, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल और बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो उसमें जो हैवी पेट्रोलियम है, यानी कि कुछ ऐसे हिस्से जो जरूरत से ज्यादा भारी हैं, या भारी से मतलब क्या है, उनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी, साइज बड़ी होगी, यानी कि उनके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा। ज्यादा। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज्यादा, ज्यादा होगी। यानी हमें एनर्जी ज्यादा देनी होगी। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, देखिए लुब्रिकेंट्स मिलते हैं। लुब्रिकेंट जानते हैं, ग्रीस, यस सर। ग्रीस मिलता है, वैक्स, मोम मिलता है, और वैसलीन जिसको हम पेट्रोलियम जेली बोलते हैं, बोरोप्लस वगैरह आते हैं ना, हम लोग अपने लिप्स पे लगाते हैं ताकि थोड़ा सॉफ्ट रहे। यस सर। ये सारी चीजें भी हमें कहाँ से मिलती हैं, पेट्रोलियम से। और पेट्रोलियम में हमारा कौन है, अल्केन, यानी कि इनडायरेक्टली सर। हमें अल्केन से ये चीजें भी मिलती हैं। नेक्स्ट देखें, अच्छा एक पॉइंट और यहाँ पे बताया गया, देखिए वैसे तो ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन यहाँ समझ ले, काम आएगा आपके। यहाँ देना, हैवी पेट्रोलियम फ्रैक्शंस आर लुब्रिकेंट्स। इस लुब्रिकेंट्स में ना हम ये वाला क्यों यूज करते हैं, ताकि लुब्रिकेंट्स हम ज्यादातर अपने इंजन वगैरह में डालते हैं, मशीनरी पार्ट्स में। तो जब भी कोई भी मशीन लगातार कुछ घंटे काम करता है तो वहां पे फ्रिक्शन की वजह से हीट रिलीज होती है। फ्रिक्शन लेस करने के लिए। हाँ, तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए, या फिर अगर मान लें जीरो तो कर नहीं सकते क्योंकि कर देंगे तो फिर बंद ही नहीं होगी, तो चलती रहेगी, सबसे बढ़िया पेट्रोल सब बच जाएंगे। देखिए वहां से जो हीट निकली ना, वो हीट क्या करेगा, जो उसके पास में ग्रीस रही होगी उसके मशीनरी पार्ट्स में लगे हुए, ये उसको क्या करेगा लगातार। सर आपकी आवाज। हाँ, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे ही आपकी मशीन ज्यादा देर तक चलेगी, हीट रिलीज होगी, वो हीट क्या करेगा, वहां पे जो ग्रीस होगी आसपास उसको मेल्ट करने की कोशिश करेगा। अब हम वहां पर हैवी पेट्रोलियम इसलिए यूज करते हैं ताकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगी, ज्यादा, यानी कि उस केस में वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा। क्योंकि अगर आसानी से मेल्ट हो जाएगा तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा, वो फिर मशीनरी पार्ट से लीक करके बाहर आ जाएगा। सुनाया मेरी बात। तो ग्रीस की मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट देखें, द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग। क्रैकिंग हमने कहा सीखा था, थर्मल डिकम्पोजिशन या पायरोलिसिस में। आर जनरली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लीनियर अल्काइल बेंजीन। इन शॉर्ट इट इज नोन एज LAB, लैब, लीनियर अल्काइल बेंजीन। हम इसको यूज करते हैं अपने डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में। हम नहीं, मतलब कंपनी वाले, जो डिटर्जेंट पाउडर घर पे आता ना, वहां उनको बनाने के लिए डायरेक्ट इसी का यूज नहीं होता। हाँ, ये बात और है कि इसका लैब का भी यूज होता है। और लैब हमें कहाँ से मिलता है, क्रैकिंग प्रोसेस से। क्रैकिंग क्या होती थी, हायर अल्केन्स को लोअर अल्केन्स में हीट की हेल्प से तोड़ना, चेंज कर। राइट। यस सर। ऐसा हम लोग करते क्यों थे, क्योंकि हायर अल्केन्स के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा चाहिए थी, तो हम लोग उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्से में बना लेते थे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फॉर्मेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि रोटामर्स। ये कब पॉसिबल होता है, जब फ्री रोटेशन होते हैं। और फ्री रोटेशन कब पॉसिबल होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में, जो हम लोग कल देखे थे। यस सर। ठीक है, हमने बताया था कि अगर मैं इथेन की बात करूं, C2H6, अगर मीथेन की बात करें तो उसमें कोई भी रोटामर नहीं बनता। कोई बता सकता है क्यों, गेस करें। अच्छा, मीथेन कैसा बना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। क्या ये कार्बन किसी और कार्बन से अटैच है, नहीं। नहीं ना, तो फिर इसका नहीं रोटामर सर, बनने का कोई चांस नहीं है। यानी कि रोटामर नहीं है। बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। देखिए कैसे, मान कंपल्सरी लीजिए है। एक मेरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे रोटामर हो सकता है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा घुमाऊं तो ये वाला हिस्सा बदलती रहेगी। जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार नया रोटामर मिलता है। और कितने रोटामर बन सकते हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। हाँ, 1 डिग्री घुमा दे तो नया बनेगा, 2 घुमा दे नया बनेगा, ऐसे घूमते रहेंगे। अब इसके 3 केसेस बने थे। एक केस बनता है हमारा स्टैगर्ड फॉर्म, एक बनता है हमारा इक्लिप्स फॉर्म, और एक बनता था गॉच।
जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, स्कू। अब जब ये कार्बन के ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम गैप पे होंगे, यानी इनके बीच का एंगल गैप कितना हो, थीटा इक्वल्स 60 डिग्री। वो जो गैप है ना उसको टॉर्सनल एंगल बोलते हैं। तो टॉर्सनल एंगल की वैल्यू अगर 60 डिग्री है तो रिपल्सन सबसे कम होती है, और उस केस में हमारा क्या बनता है, स्टैगर्ड फॉर्म। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ये हाइड्रोजन एकदम एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अगर आमने सामने है तो रिपल्सन ज्यादा होता है। सर हाँ बोलिए जब विकास, सुन थीटा की रहे हैं? वैल्यू 60 डिग्री होगी तो रिपल्सन कम होगा। मिनिमम। हाँ मिनिमम होगी। जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो रिपल्सन एकदम मिनिमम होगा, क्योंकि गैप बढ़ जा रहा है ना। आप ऐसे देखिए, तो हो जाता होगा ना। एक हो गया हाइड्रोजन फर्स्ट, और ये मान लीजिए दूसरा वाला हाइड्रोजन है सेकेंड, और ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। 60 तो इनके बीच गैप बढ़ गया, गैप बढ़ेगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगा। अब ये है H1 और मान लीजिए मेरा H2 इसी के ठीक पीछे है, यानी उस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 0 डिग्री, पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो रिपल्सन बताए क्या होगी, सबसे ज्यादा। ये रिपल्सन हो क्यों रही है, ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड में रखे 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, पीछे वाले हाइड्रोजन के जो बॉन्डिंग होगी कार्बन से उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। यानी कि वो जितना पास होंगे रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। समझ आया मेरी बात? यस। अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री से बढ़ाऊं तो फिर देखिए क्या होगा। अब मान लीजिए ये कार्बन हाइड्रोजन, ये दूसरा कार्बन हाइड्रोजन, इनका अभी थीटा की वैल्यू मैंने रखा है 0 डिग्री। अब मैंने इसको चेंज किया, कार्बन हाइड्रोजन को मैंने ऐसे रखा और इसको मैंने बदल के यहां बना दिया। अब थीटा की वैल्यू बदल के मैंने कर दिया लेट्स से 30 डिग्री, तो रिपल्सन कुछ क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। देखिए ये गैप पड़ गई, दिख रहा है? यस। ऐसे ही मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूं और मैंने कर दिया ये एंगल पूरा यहां से गैप बढ़ा के 60 डिग्री तक, रिपल्सन और कम हो गया। लेकिन हम ठहरे लालची इंसान, अब मैंने क्या किया, इसको पूरा घुमा के यहां कर दिया, ये एंगल तो और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हम ये भूल गए कि ये कार्बन और एक ही हाइड्रोजन नहीं था इसके पास में नीचे हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे इसके पास। अब यहाँ पर रिपल्सन इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो आप एक तरफ से ना देखिए, आप देखिए कि दूसरे तरफ से भी रिपल्सन बढ़ना नहीं चाहिए। यानी कि जैसे 60 डिग्री से आप ऊपर जाएंगे, 61, 62, 65, 70, रिपल्सन घट नहीं रहा होगा, फिर रिपल्सन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, क्योंकि दूसरे वाले हाइड्रोजन के वो पास होने लगता है। मैं कुछ फोटो दिखा रहा हूं, आप एक बार देखें उसे। जल्दी जल्दी में गलती होगी। क्या गलत हो गया बच्चा, देखिए। वही सर, घुमाते घुमाते। अच्छा ये देखिए, मैं ये एक मेरा पहला हाइड्रोजन दिख रहा होगा सभी को, और एक ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और है व्हाइट कलर वाला नीचे। यस सर। अब बताए दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना है, 0 डिग्री है। यस सर। अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पर रिपल्सन सबसे ज्यादा या सबसे कम, सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। और इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। अब ठीक है, अब मैंने इसको पकड़ के यहाँ लेके आया, मान लीजिए मैंने यहाँ पकड़ के ले आया और ये हो गया मेरा नया वाला हाइड्रोजन, ये वाला व्हाइट वाला है ना। तो ये नीचे वाले से ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना मेरा 60 डिग्री। 60। अब बताएं ये जो हाइड्रोजन है यहाँ वाला, ये वाला, इससे भी कितना होगा 60, क्योंकि मैंने कल बताया था एक प्लेन में, ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल की वैल्यू कितनी होती थी, 120 डिग्री। ट्राइगोनल प्लेनर में 120 डिग्री होती है। तो यहाँ से 60 तो यहाँ से भी 60, ये समझ में आया? अब हमें लालची इंसान, मान लीजिए मैंने इसको बढ़ा के 80 डिग्री कर दिया, तो आप बताया ऊपर से तो आपने बढ़ाया 80, नीचे से कितना हो गया, 40 हो गया क्या, 40। हाँ, तो आपने ऊपर से कम किया लेकिन नीचे से रिपल्सन आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया।
हाँ यही हो रहा है, इसलिए हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मैं 60 को और बढ़ाते जाऊंगा तो रिपल्सन कम होगा, ऐसा नहीं है। 60 एक बीच का पोजीशन है जहां पर दोनों तरफ से रिपल्सन क्या होंगी, कम हो जाएंगी। समझ आया मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ? यस Yes, सर, और sir. इक्वल भी होगी। हाँ और इक्वल भी होगी। अब देखिए हमने कुछ चीजें सीख ली। पहला, अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दे तो रिपल्सन सबसे ज्यादा, और इसको ज्यादा हम होगा। बोलते हैं इक्लिप्स ज्यादा फॉर्म। होगी। ठीक, अब नेक्स्ट देखें। यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये हाइड्रोजन यहाँ पर, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर है, तो इस फॉर्म में हम इसको क्या कहते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म। और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू कितना लेके चलते हैं, 60 डिग्री। आपको 60। देखने में लग सकता है सर ये एंगल तो बहुत बड़ा है, दिख रहा है ना, हाँ तो मैंने फोटो ऐसे लिया है ना, जब आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको इतना बड़ा नहीं दिखेगा। मेरे पास एक और फोटो होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये वाला फॉर्म कौन सा होगा बताएं, इक्लिप्स या फिर स्टैगर्ड? यस सर, इक्लिप्स Stagnant. हाँ अलग है। एक बार ध्यान से देख लें, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आमने सामने है क्या? हाँ हाँ इक्लिप्स होगा। हाँ ये वाला हमारा क्या है, इक्लिप्स। इक्लिप्स होगा। अगर 60 डिग्री गैप पे होता तो स्टैगर्ड। Staggered. अब सवाल ये है कि अगर मैं 0 से 60 जा रहा हूँ, 0 से सिर्फ 60 तक, तो रिपल्सन लगातार क्या हो रही है, घट रही है घट रही है। ना। अब मान लीजिए अगर कोई कह रहा है हाँ। मैं 30 डिग्री पे हूँ, तो वहां रिपल्सन भी कुछ ना कुछ होगी, तो उस वाले फॉर्म को क्या Yes, कहेंगे, sir. यानी 0 से 60 के बीच वाले को, 0 वालों को मैंने इक्लिप्स कहा, 60 वाले को मैंने क्या यस कहा, सर, गॉड। गॉच। अब सवाल ये है ना कि अगर Yes. बीच वाला कोई है, हाँ। सॉरी 60 वाला गॉच नहीं था, 60 वाला कौन था हमारा, स्टैगर्ड। Scatter. अब बीच में जो बच गए एंगल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, गॉच। Skew. गॉड। हाँ गॉच या स्कू। यानी कि ये वैल्यू हमारी कहां से हो सकती है, 0 प्लस यानी 0.1 से लेकर 59.9 डिग्री तक हो सकती है। 9. ओके सर। समझ आया सभी को? चलिए यस इसके लिए हम सर। लोग कल एक ड्रॉ किए थे ग्राफ, एक बार फिर से उस ग्राफ को मैं बता देता हूँ। यस सर। टेढ़ा हो गया, चले कोई नहीं। यहाँ पे हमारा क्या था, एनर्जी, और ये हमारा क्या है, थीटा। एक हमारा मैंने मान लिया 0 डिग्री, नेक्स्ट 60 डिग्री, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 180, ऐसे आगे ये कंटिन्यू करेगा। यस सर। दो एनर्जी लेवल मिलेगी, एक मैक्सिमम एनर्जी और दूसरी मिनिमम। एक चीज और, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम। कम आप होगी। बताएं स्टैगर्ड, इक्लिप्स और गॉच में सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें था, इक्लिप्स। इक्लिप्स में। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन Eclipse. होगा, स्टैगर्ड या इक्लिप्स? मैंने पूछा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें रिपल्सन कम होगी। Scatter. हाँ यानी कि स्टैगर्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद गॉच, Gauge. उसके बाद इक्लिप्स। अगर मैं एनर्जी का ऑर्डर लिखूं तो बताए एनर्जी और स्टेबिलिटी ये दोनों डायरेक्टली है या इनवर्सली है, इनवर्सली। तो ऑर्डर सेम रहेगा या बदल जाएगा, बदल चल जाएगा। जाएगा। बदल जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, इक्लिप्स में, Eclipse. फिर गॉच में, गॉड। और फिर स्टैगर में। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इक्लिप्स में सबसे ज्यादा रिपल्सन है यानी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। मैंने मान लिया ये मेरा है E1 और मैंने इसको मान लिया E2। अब 0 डिग्री यानी पैरेलल कंडीशन है, उस केस में रिपल्सन सबसे ज्यादा, एनर्जी सबसे ज्यादा रही होगी क्या, सही है, उस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब जब 60 डिग्री पे जाएंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि ये वाला कौन सा फॉर्म मिल गया, स्टैगर्ड। फिर आप बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी, फिर कम होगी, और ये लगातार ऐसा होता रहेगा। अगर मैं इसको फ्री हैंड से जोड़ दूं तो देखिए ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा क्या, Yes, sir. कुछ छोटी छोटी चीजें बताएं। ये एनर्जी क्या होगी हमारी, ई मैक्स, मैक्सिमम एनर्जी है, और ये एनर्जी क्या है हमारी, ई Minimum. मिनिमम। अब बताएं मैक्सिमम एनर्जी हमें कब मिला था, इक्लिप्स के फॉर्म में। Eclipse. ये मिनिमम कब मिला हमें,
स्टैगर्ड के फॉर्म में। Staggered. अच्छा कुछ एनर्जी यहाँ देखिए बीच में भी है क्या, ये पूरी लाइन, Yes, sir. हाँ ये जो पूरी लाइन है दिस इज फॉर स्क्रू या बॉल, ठीक है। उसको एनर्जी भी बोल सकते हैं ना। एक बात और, अगर हमसे कई बार मैक्सिमम और मिनिमम की गैप पूछ सकता है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारी क्या है मिनिमम, इनके बीच का गैप ये वाला होगा क्या, डेल्टा इक्वल टू अगर हम इक्वेशन में लिखे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा ई इक्वल्स E2 माइनस ई E1, मैक्स। यस सर। ठीक है। इस डेल्टा ई की वैल्यू को हम बोलते हैं एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर का मतलब इतनी एनर्जी अगर हम देंगे तो हमारा रोटामर्स का बनना शुरू हो जाएगा। अगर हम इथेन की बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये रोटामर्स का बनना इतना फास्ट होता है कि हम स्टैगर्ड और इक्लिप्स को अलग अलग नहीं कर सकते, यानी ये रिएक्शन रोटामर्स के बनने की जो स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये सभी को क्लियर हो गया ग्राफ? यस सर। यस सर। हमें एक नया प्रोजेक्शन सीखना है पहले, हाँ कौन सी टॉपिक थी, कन्फर्मेशन ऑफ अल्केन्स, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। देखिए द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो दो पास के बॉन्ड है इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच क्या हो रहा होगा, रिपल्सन होगा ना। रिपल्सन की वजह से एक दूसरे को ये क्या कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे या पुश कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। देखिए द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन। समझ में आता है ये? आप बताएं इक्लिप्स और स्टैगर्ड दोनों के केस में टॉर्सनल स्ट्रेन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगी, हाँ इक्लिप्स में। क्यों? क्योंकि वहां रिपल्सन क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मैंने कहा था ना मीथेन में नहीं बनता रोटामर्स, क्योंकि कार्बन एक ही है, कार्बन कार्बन का कोई सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो जो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है ये कितने बार घुमा के नया नया स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, वही हमें क्या देते हैं, रोटामर्स। यस सर। देखिए ये लिखा है ना, द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, रोटामर्स। द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री करस्पॉन्डिंग टू अ कन्फॉर्मर इज नोन एज कन्फॉर्मेशन। यानी कि आप जब कुछ भी थीटा की वैल्यू में चेंज करेंगे तो एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, कंपाउंड सेम है लेकिन स्ट्रक्चर नया है, इसलिए उसको हम नया कन्फॉर्मर या रोटामर कहते हैं, और इस प्रोसेस को कन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखें, कन्फॉर्मर्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग आइदर द सा-हॉर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन। दो तरीके होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के, एक होता है सा-हॉर्स और दूसरा होता है न्यूमैन। देखिए पहले हम सीख लेते हैं सा-हॉर्स प्रोजेक्शन। इसमें मान लीजिए अगर मुझे इथेन को बनाना है तो C2H6 कैसा होगा, C सिंगल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, यही होंगे। इसको बनाने का तरीका देखें, एक कार्बन यहाँ रखिए, दूसरा कार्बन यहाँ, और एक बड़ी सी लंबी लाइन खींचे, पहला काम। ये समझ में आया? आवाज जा रही है आप लोग को? दिख नहीं रहा है सर। यस यस दिख रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ी नेटवर्क की समस्या रही होगी, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। पहला काम, आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग बनाए ताकि दोनों कार्बन आपको दिख पाए। अब मान लीजिए ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर है, मैं इसके लिए थोड़ा सा अलग कलर यूज करता हूँ। ये हो गया मेरा पहला हाइड्रोजन, ये मेरा दूसरा, और ये हो गया मेरा तीसरा। इसी तरह ये हो गया मेरा पहला हाइड्रोजन, दूसरा, और ये हो गया तीसरा। अब एक बात अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के पोजीशन में थोड़ी सी चेंज दिख रही है ना, आप ये वाला बना लें। अब दोनों लगभग एक ही एंगल पे दिख रहे हैं, पैरेलल। यस सर। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, इक्लिप्स। अब मुझे इसको अगर स्टैगर्ड बनाना है, मुझे इसको 60 डिग्री रोटेट करना होगा, तो देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, C
सिंगल बॉन्ड सी, ये वाला पूरा सेम रखेंगे आप, कोई एक साइड को ही घुमाएंगे क्योंकि दोनों घुमाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। एच एच, अगर मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊं तो कुछ ये यहां आ जाएगा क्या, देखिए ये वाला हाइड्रोजन भी शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन कुछ इधर आ जाएगा। समझ में आया मेरी बात? इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। ये बात सबको समझ में आई? स्टैगर्ड हाँ ये स्टैगर्ड हो गया। ये इक्लिप्स था, स्टैगर्ड नहीं समझ में आ रहा है। ये मैंने क्या किया 60 डिग्री से घुमा दिया। ये मान लीजिए पहले आपकी ये पोजीशन थी, 60 डिग्री घुमाएंगे तो ऑलमोस्ट ये घूम के यहाँ आ जाएगा क्या, इधर कहीं, वो Yes, घूम के sir. उधर आएगा। उसी तरह ये वाला हिस्सा भी घूम के थोड़ा सा 60 डिग्री नीचे आ जाएगा इधर कहीं, क्योंकि आप पूरा कार्बन मॉलिक्यूल घुमा रहे हैं तो 60 डिग्री सब घूम रहे होंगे ना, तो ये वाला यहाँ तो रहेगा नहीं, ये भी घूम के क्या होगा 60 डिग्री इधर आ जाएगा, यानी सब 60 डिग्री आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गए। देखिए यही कुछ बनाया गया क्या? सर यही वाला हाइड्रोजन है क्या वो? क्या बच्चा? सर हम्म, यही वाला हाइड्रोजन है जो है? हाँ ये वाला जो हाइड्रोजन था, मान लीजिए मैं इसको नंबरिंग कर देता है H1 H2 और H3, तो अब ये H1 मेरा यहाँ पे आ गया। पहले ये हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी, ये कुछ ऐसे था, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला कुछ ऐसा था यहाँ पे, अभी मैंने उसको इतना घुमा दिया, ये एंगल मैंने कितना घुमाया है 60 डिग्री, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अगर थोड़ी दिक्कत होगी तो आप लोग कोचिंग में जब आइएगा तो एक बार उसको देख लीजिएगा, मैं फिर से मॉलिक्यूल दिखा दूंगा। अब ठीक है सर। कुछ बीच के भी हो सकते हैं। अब मान लीजिए मैं 60 से पहले ही इधर ही कहीं रोक देता 40 डिग्री पर, तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे मिलता हमें, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ मिलता और ये वाला हाइड्रोजन भी 20 डिग्री पहले यानी यहाँ मिलता। तो ये वाली जो पोजीशन है वो हमारी कौन सी पोजीशन होती है, गॉच। क्लियर है? यस सर। एक बार फिर से बताएं, क्योंकि मॉलिक्यूल आप लोग देख नहीं पा रहे इसलिए थोड़ी सी दिक्कत तो रहेगी, या फिर मैं जिसमें आप लोग क्लास आएंगे, जो बच्चे बाकी हैं कोचिंग वाले नहीं है उनको मैं क्लास में दिखा दूंगा, ये कर सकते हैं। अभी मेरे क्लास खुलने की क्या? हाँ 23 से तो खुलना ही है। खुलना है? अरे गवर्नमेंट तो यही कहती है ना, हम गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ी जाएंगे। गवर्नमेंट का फैसला कब बदल जाएगा? हाँ वो ठीक है, लेकिन हम अपने से नहीं बना सकते। नहीं देखिए कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन यहाँ पे आपको आराम से दिख पाएगा, मैंने बनाया है, शायद मेरी ड्राइंग इसमें थोड़ी ठीक ठाक दिखे आप लोग को। पहला देखें, इनफिनिटी नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल, यानी कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। ठीक है, हाउएवर ओनली 2 आर इंपॉर्टेंट, इसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इक्लिप्स, दूसरा स्टैगर्ड, और बाकी जितने भी उस सब कौन है हमारे, गॉच। एक्चुअली फॉर्म में देखें, द अरेंजमेंट इन विच द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ वन कार्बन लाई एग्जैक्टली बिहाइंड दोज ऑफ द अदर इज कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच का एंगल कितना होगा, 0, वो एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। आपको सामने से ऐसा दिख रहा है ना, अगर आप इस साइड से देखना चाहें, ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस साइड से देखने की कोशिश करें तो क्या आपको दोनों Yes, कार्बन sir. दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। एक ही कार्बन ये वाला दिखेगा और यही वाला हाइड्रोजन सिर्फ दिखेगा आपको, ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं आपको। समझ में आया मेरी बात? तो इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। ये हमारा कौन सा हो गया, इक्लिप्स फॉर्म। दूसरा देखें, स्टैगर्ड, the arrangement in which the hydrogen atoms of nearer methyl group are seen exactly between those of the other methyl group, that is hydrogen atoms are staggered with the respect to each other is called staggered form, यानी जिसमें 60 डिग्री की गैप पे होंगे। देखे कैसे, ये देखिए, ये हाइड्रोजन अभी कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। दूसरे केस में ये हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ पर। क्या ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं? मैं इस वाले हाइड्रोजन की और इस वाले हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, पैरेलल होने के कोई चांस नो सर, नहीं है। ये 60 डिग्री के गैप पे हैं और इनको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म। इसी तरह गॉच है, ऑल अदर कन्फर्मेशंस इन बिटवीन दीज 2 एक्सट्रीम कन्फर्मेशन, यानी कि
स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच वाले जितने भी हैं वो सब क्या है हमारे गॉच या स्कू है, वही जो हम लोग पीछे सीखे थे। समझ आया मेरी बात? यस यस सर। ये देखिए कुछ स्टेप्स दिए गए, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ द कॉन्फॉर्मेशन, वो तो हमने कौन सा सीखा अभी, साहॉर्स। अब हम न्यूमैन बनाना सीखेंगे। इसमें क्या है, पहला दो कार्बन bonded by a single bond are represented by a small circle, the front carbon covering the second carbon is lying exactly behind it। अब इसमें देखें ना, दो कार्बन होती है, एक कार्बन जो आपको सामने से दिख रहा होगा, दूसरा कार्बन जो उसके पीछे छिपा हुआ होगा। द टू कार्बन बॉन्डेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए मेरे पास दो कार्बन है, एक तो मुझे दिख रहा होगा और एक इसके अंदर छिपा होगा, तो एक को मैं ऐसे डॉट से दिखाऊंगा और एक को मैं ऐसे सर्कल से। आगे देखें, द CH बॉन्ड ऑफ द फ्रंट नियरर कार्बन आर शोन बाय द सॉलिड लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर। ये जो पहला वाला कार्बन है, इसके जो 3 हाइड्रोजन है वो सेंटर से स्टार्ट होंगे। ये हो गया पहला, दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा। अब क्या जो पीछे वाला कार्बन है उसके भी तो 3 हाइड्रोजन होंगे। यस अब पहला केस अगर इक्लिप्स है तो वो वाला हाइड्रोजन कहाँ होगा, इसके ठीक पीछे होगा क्या, इसी के लाइन के एकदम। यस लेकिन हम इसको दिखा तो सकते नहीं, तो हम इसको थोड़ा सा अलग कर लेते, थोड़ा सा एकदम अलग, हल्का गैप करके। ये हो गया मेरा पहला हाइड्रोजन, ऐसे ही थोड़ा सा गैप यहाँ कर दे, ये हो गया मेरा दूसरा हाइड्रोजन। भले से हम इसको दिखा अलग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हाइड्रोजन जो ब्लैक वाला है वो रेड वाले के पीछे है एकदम छिपा हुआ। तो बताएं ये वाला कौन सा फॉर्म हो गया, स्टैगर्ड, इक्लिप्स या गॉच? इक्लिप्स ये हो गया इक्लिप्स। यहाँ पर आपको ना स्टैगर्ड वाला आराम से दिखेगा। स्टैगर्ड बनाना अगर, तो ये हो गया आपका बाहर वाला कार्बन, ये हो गया अंदर वाला कार्बन। अंदर वाला कार्बन का ये 3 मैंने बना दिए हाइड्रोजन। अब इनके पीछे गैप कितना करना होगा स्टैगर्ड में, 60 डिग्री। तो देखिए ये हो गया मेरा एक हाइड्रोजन पीछे वाले का, ये हो गया दूसरा और ये हो गया मेरा तीसरा हाइड्रोजन, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। समझ आया आपको? यस ये कौन सा फॉर्म हो गया मेरा, स्टैगर्ड। अब मैं मान लीजिए मैं इसकी बात करूं, ये एंगल 50 डिग्री है मान लीजिए, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा, गॉच। गॉज। क्योंकि 0 और 60 के बीच का है। आप ध्यान से देखिए ये वाला एंगल अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। जीरो। वो अलग बात है, देख के लग नहीं रहा है 0 है, वो मुझे दिखाना पड़ रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा मैंने हाइड्रोजन पीछे बनाया भी है या नहीं, नहीं। इसलिए वो इक्लिप्स है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है स्टैगर्ड में, और ये एंगल 50, 40, 30 कुछ भी हो सकता है। अब सोचिए यहीं पे आपको अच्छे से और समझ में आएगा, अगर मैं इसको और बढ़ा दूं 70 बनाऊं, तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा। यस सर। जैसे आप इसको 70 करेंगे ये एंगल घट जाएगा, ये वाला एंगल, और ये कितना बन जाएगा हाँ 50, इसलिए यहाँ रिपल्सन बढ़ जाएगी। तो स्टैगर्ड Yes, फॉर्म में sir. ही सबसे कम रिपल्सन मिलता है। होती है। हाँ होती है। क्लियर है सभी को? हाँ जिनको Yes, थोड़ी sir. बहुत स्ट्रक्चर पहचानने में दिक्कत हुई है तो उनका वही है कि मैं क्लास में जब आऊंगा तो मॉड्यूल आप लोग को दिखा दूंगा, और क्या कर सकते हैं। यस सर। क्योंकि जो चीज प्रैक्टिकली मुझे समझाने में दिक्कत होती है ऑफलाइन में भी, तो मैं उसके लिए आप लोग को मॉडल से सिखाता, वो चीज मैं ऑनलाइन कैसे बता सकता हूँ, हाँ. थोड़ा बहुत दिक्कत तो रहेगी ना आप लोग को। यस सर। आज तक आप स्कूल से ज्यादा दूर रहते हैं? नहीं सर, नहीं। अगर ज्यादा दूर नहीं रहते हैं तो आज आप चाहें तो 3:30 4 के बीच में थोड़ी देर के लिए आ जाइएगा, मैं आपको वहां पे दिखा दूंगा। मॉड्यूल वहीं पे है, कोचिंग पे ही। ठीक है सर। कोचिंग पे आइएगा ना, स्कूल में नहीं। हाँ वहां पे ये वाला मॉड्यूल है ना, वो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फिर एक बार आप लोग देख लेंगे ना, माइंड में बैठ जाएगा। अभी थोड़ी सी दिक्कत कर रहा है बस। स्कूल पे ही बुला लीजिए, सबको दिखा दीजिएगा। स्कूल में नहीं, स्कूल में फिर वही परमिशन लेना पड़ेगा ना, क्या जरूरत है। और जो क्लास कर ही नहीं रहे हैं वो आना भी नहीं चाहते होंगे, वो तो ऐसे ही खुश। अगर वो आप क्लास में तो 2-4 लोग। अच्छा ये देखिए ग्राफ, ये ग्राफ समझ में आता है आप लोग को? यस सर।
ये वाला ग्राफ बताया ये किसकी होगी, इक्लिप्स की, स्टैगर्ड की या गॉच की? स्ट्रगल। स्टैगर्ड की होगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल Yes, सबसे कम। यहाँ कौन होगा, इक्लिप्स। इक्लिप्स। ये कौन हो गया फिर से, स्टैगर्ड। और ये जो बीच Staggered. वाले पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा पूरा लाइन, हाँ ये सब हमारे Gauge कौन है, है। गॉच है। ये देखिए 0 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 120 है। Yes, sir. इसको ना आप यहाँ पे कर ले, ये हमारा 60 होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 120 और ये 180। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये 60 पे स्टैगर्ड है ना, ये हाँ, yes, स्टैगर्ड sir. का बंदा है 60 पे। अच्छा ये वाला देखे, ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है यहाँ पे आपको आराम से दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वाला गैप कितना होगा, 60 डिग्री। ये एकदम एक दूसरे के पैरेलल है 0 पर, और ये भी हमारा क्या है 60 पे है। ठीक है, आप लोग कर लेंगे ये। Yes, Yes, sir. मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आप एक बार देख लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो कल हम एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। Okay, sir. नॉकिंग एंड एंटी नॉकिंग फिनोमेना छोड़ दे अभी, छोड़ दीजिए आई थिंक एक ही पेज है बस, एक या 2 पेज होगा बस, बस एक पेज है, तो खत्म खत्म कर कर लेते हैं ना, ये पीडीएफ चेंज हो जाएगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, sir, नॉकिंग एंड sir, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज, ये तो हम लोग क्लास में भी एक बार डिस्कस किए थे। जब भी कोई फ्यूल का लगातार कंबस्टन नहीं हो पाता है तो इंजन से कुछ अनयूजुअल आवाज आती है, उसी को Yes, हम बोलते हैं sir. नॉकिंग। देखिए यहाँ पे क्या है, नॉकिंग में एन आप उस अनयूजुअल दिन साउंड, बताए भी थे। हाँ, प्रोड्यूस ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ एन इंटरनल कंबस्टन। जब भी कोई चीज जलती है तो उसके कंबस्टन से अगर कोई इंटरप्शन आ जाए तो आवाज आने लगती है। इंजन ड्यू टू इरेगुलर बर्निंग, यानी लगातार बर्निंग नहीं हो रही, बीच बीच में रुक रुक के हो रही है, तो उसी साउंड को हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग बोलते हैं। एंटी नॉकिंग क्या होती है, एंटी नॉकिंग वो होते हैं जिनको डालने से हमारी नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, कम हो जाती है। उसमें हमने एक एग्जांपल अच्छे डिस्कस किया था, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। एक और होता है BTX, बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन। अच्छा जाइलिन अभी हम लोग डिस्कस किए थे, याद है कहीं? Yes, sir. जब हम अरे वो- बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, हाँ, तो ये हो गया मेरा ऑर्थोजाइलिन। ऐसे ही अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तो मेटा हो जाते हैं। तो देखिए एंटी नॉकिंग में दिस इज एडिटिव टू द पेट्रोल, हम इसको पेट्रोल में डालते हैं, विच कैन रिड्यूस द नॉकिंग टेंडेंसी ऑफ पेट्रोल, ताकि उसकी टेंडेंसी को कम करें, यानी पेट्रोल पूरा का पूरा लगातार जलता रहे और आवाज ना आए। एग्जाम्पल कौन कौन है, किनको ऐड किया जाता है, TEL, टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा का मतलब 4, इथाइल समझ में आ रहा है, C2H5, तो C2H5 के 4 मॉलिक्यूल, और लेड है तो PB। बेंजीन जानते ही आप लोग, टोलुइन आप लोग पीछे बनाए थे, कब बना था, हेप्टेन से, Yes, sir. और ये बना था हमारा ऑक्टेन से। Octane से। हाँ, तो एक BTX यानी बेंजीन, टोलुइन और जाइलिन का मिक्सचर भी हम यूज कर सकते हैं, या टेट्रा इथाइल हाँ। लेड यूज कर सकते हैं, इसकी वजह से हमारी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगी। देखिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, करना तो आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है ना क्योंकि आप लोगों को हो सकता है कुछ हिस्सा समझ आया हो ना आया हो। वैसे करना कैसा है तो बता दीजिए। हाँ मैं दे देता हूँ, जिनसे हो पाएगा वो लोग करेंगे, जिससे नहीं हो पाएगा वो टेंशन ना लें, क्लास में तो हम तो समझाएंगे फिर से। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला, ड्रा द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन इन न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये जो प्रोपेन है ना उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना है, यानी कौन कौन सा बनाएंगे, गॉच बनाएंगे, स्टैगर्ड बनाएंगे और इक्लिप्स बनाएंगे। प्रोपेन कैसे बनाते हैं, Yes, sir. C पर एक CH3 ग्रुप लगा देंगे, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। आप चाहे तो CH3 को उठा के इधर भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी, क्योंकि प्रोपेन है तो एक मिथाइल ग्रुप रहेगा ही रहेगा। समझ आ रहा है मेरी बात? हाँ। 1 2 3 होने चाहिए कार्बन ना, सिर्फ हाइड्रोजन लगाएंगे तो इथेन बन जाता, इसलिए ये वाला स्ट्रक्चर बनाना आपको। दूसरा देखिए, ड्रॉ द सॉ हॉर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, दोनों बनाने हैं, ऑफ ब्यूटेन यूजिंग C2 और C3 बॉन्ड इन रेफरेंस। एक इक्लिप्स बनाना है और दूसरा स्टैगर्ड बनाना है। इसको भी मैं एक बार स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए जब हम ब्यूटेन की बात करेंगे तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, यही होगा। इसमें सेकेंड नंबर कार्बन ये है और थर्ड नंबर ये है, इनके बीच में हमें कंफर्मेशन एनालिसिस बनाना है, यानी ये हमारे सेंटर वाले हो गए। ये हो जाएगा कार्बन, यहाँ लगाएंगे हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन और इधर लगा देंगे आप CH3। अरे CH3 उठा से यार, ऐसे, यहाँ पर 9 बजे कर हाइड्रोजन ले। हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3। और आप इसकी कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस बताएंगे, मतलब इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म बनाएंगे। इसमें सॉहॉर्स और न्यूमैन में सॉहॉर्स वाला कौन सा था, जो ये लंबा सा लाइन खींच के बनाते थे हम लोग, न्यूमैन। और न्यूमैन कौन सा था, जो एक ही लाइन में दोनों को बनाते थे ऐसे। अगर आप ये वाला पहले लिखते हैं कार्बन, तो ऊपर कौन है, एक हाइड्रोजन, यहाँ कौन है हाइड्रोजन, और यहाँ क्या है आपका CH3। ऐसे अगर इक्लिप्स बनाएंगे ये बिल्कुल सेम रखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या रखेंगे आप CH3। अगर आप बनाना चाहते हैं स्टैगर्ड, यानी कि एंगल गैप सबसे ज्यादा रखना होगा, तब CH3 को यहाँ से हटा के क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, बाकी क्लास में जब आएंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, ओके सर। ओके। Yes, PDF आप लोग sir. पहले से भेजा गया है, आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, कल से हम लोग नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू सर, एवरीवन, Yes, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय। Bye bye.